मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज जिस चैप्टर पर हमें डिस्कस करना है उस चैप्टर का शीर्षक है कणु का निकाय, कणु का निकाय तथा घूर्णन गति तथा घूर्णन गति। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन भौतिक विज्ञान की इस कक्षा को मैं प्रारंभ करूं, इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन में यह आवश्यक है कि हम पिंडों के गति को समझें। गति को समझने की प्रक्रिया में हमने आपसे पहले पूर्व के पाठों में जो डिस्कस किया जा चुका है, रेखीय गति हम जान चुके हैं, गति के समीकरणों को हम जान चुके हैं। इस चैप्टर में हमको फोकस करना है कि घूर्णन गति क्या होती है। तो हमें मुख्यतः घूर्णन गति और द्रव्यमान केंद्र पर डिस्कस करना है इस चैप्टर में। प्यारे बच्चों, दैनिक जीवन की यदि हम बात करें तो दैनिक जीवन में जितने भी पिंड हमारे संपर्क में आते हैं उनका एक निश्चित आकार तथा आकृति होता है। ये पिंड एक प्रकार के निकाय हैं जो कई कणों से मिल करके बने होते हैं। इस निकाय की गति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनके द्रव्यमान केंद्र की अभिधारणा को समझें। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो है कि एक आदर्श दृढ़ पिंड क्या होता है। आइए जरा सा हम बात करते हैं कि एक आदर्श दृढ़ पिंड, आदर्श दृढ़ पिंड, आइडियल रिजिड बॉडी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि परिभाषा के अनुसार दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिसके आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप उस पर चाहे जितना भी बल आरोपित कर दें। अब जरा सा इस परिभाषा को समझने के लिए मान लीजिए ये जो बोर्ड पर बना हुआ पिंड है यह एक दृढ़ पिंड है। यह पिंड कई निकायों से मिल करके निर्मित होगा। आप देखें कई कणों से मिल करके यह पिंड निर्मित है। ये एक प्रकार का निकाय है और इस निकाय में देखिए ये दो कण युग्म हम देख रहे हैं, इनके बीच एक निश्चित दूरी है। अब यदि हम चारों तरफ से इस पर विरूपक बल लगाते हैं और यह विरूपक बल लगाने पर भी इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो स्पष्ट सी बात है कि इनके जो कण युग्म हैं इनके बीच की दूरी सदैव अपरिवर्तित रहेगी। आप इस पर चाहे कितना भी बल आरोपित कर दीजिए। तो दृढ़ पिंड क्या हो गया? ऐसा पिंड जिसकी निश्चित आकृति है और इस आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप कितना भी बल इस पर आरोपित कर देंगे। लेकिन आप जरा सोचें कि दैनिक जीवन में क्या यह संभव है? आप बल लगाइए किसी पिंड पर, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यदि आप बल बढ़ाते जाएंगे तो एक सीमा में कुछ न कुछ विरूपण उसके आकृति में आ जाएगा। तो आप ये जानें कि व्यवहारतः कोई भी पिंड आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है। लेकिन कई स्थितियां ऐसी भी हमारे सामने आएंगी जिसमें बल लगाने पर पिंड के आकृति में होने वाला जो परिवर्तन है वो नगण्य होता है। और यही मान करके हमें चलना है। हम ये मान के चलेंगे कि जो हमने बल लगाया है उसके द्वारा जो आकृति के विरूपण आया है या उसके आकृति परिवर्तन आया है वो नगण्य है, किसी प्रकार का कोई कंपन उसमें नहीं हुआ है।
और इसको मानते हुए हम परिकल्पना करेंगे कि हमारे पास आदर्श दृढ़ पिंड तो नहीं है, लेकिन लगभग आदर्श दृढ़ पिंड हम मान करके उसे चलेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि आदर्श दृढ़ पिंड कितने प्रकार की गतियां कर सकता है। आदर्श दृढ़ पिंड कितने प्रकार की गतियां कर सकता है। दृढ़ पिंड की गति, तो जो पहले प्रकार की गति दृढ़ पिंड की मुझे आपको समझाना है वो है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। स्थानांतरीय गति क्या है? यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करता है कि उसका सभी कण समान दिशा में, समान समयांतराल में, समान दूरी तय करता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति कहते हैं। इस परिभाषा को आइए हम जरा इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। चित्र को देखें ध्यान से। यह एक समतल है। इस समतल पर थीटा कोण पर कोई नत तल बना दिया। इस नत तल के एक सिरे पर कोई आयताकार गुटका रख दिया और नाम दे दिया इसे A B C। एक तल ऊपर है, तल का एक सिरा ऊपर है, एक सिरा नीचे है। गुटका ऊपरी सिरे पर रख दिया। आपका सामान्य अनुभव है कि होगा क्या? यह पिंड नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर गति करेगा। जाहिर सी बात है, ये हमारा सामान्य अनुभव होगा। अब जरा इस पिंड के दो कणों पर आप फोकस करो। यह है इसका कण P1 और यह है इसका कण P2। इसके रेखीय वेग को अगर मैं दिखाऊं तो यह इन तीर के द्वारा प्रदर्शित होगा। आप इन तीरों में देख पा रहे हैं कि इसके दोनों कण समान दिशा में, समान समयांतराल में, समान दूरी तय करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका? सीधा मतलब यह है कि स्थानांतरीय गति के दौरान किसी क्षण पिंड के या निकाय के कणों का वेग एक समान होता है। तो यहां एक शर्त मिल गई। स्थानांतरीय गति एक ऐसी गति है जिसमें किसी क्षण निकाय के कणों का वेग एक समान होता है। यदि ऐसा होता है तो हम इसे स्थानांतरीय गति के नाम से जानते हैं। अब जरा सा मैं यहां पर परिवर्तन कर रहा हूं, देखें आप लोग। इसी प्रयोग में वही नत तल है, थीटा कोण पर, किससे? समतल से। नाम भी है A B C। इस नत तल को इस प्रकार से नाम दे दिया। ये देखिए, लेकिन अब की बार क्या किया गया है कि इस पर एक बेलनाकार पिंड रख दिया गया है इस प्रकार। अब क्या होगा? यह जो बेलनाकार पिंड है वह ऊंचे सिरे C से निचले सिरे A पर लुढ़केगा। अब जरा सा हम मान के चल रहे हैं कि ये जो आयताकार पिंड हमने इसके पहले रखा था वह भी दृढ़ पिंड था, और यह जो बेलनाकार पिंड हमने इस पर रखा है वह भी क्या है? दृढ़ पिंड है। ये परिकल्पना लेकर के हम चल रहे हैं। यह भी कई कणों से मिल करके बना हुआ। आप देखें, ये हो गया P1 और ये हो गया P2, P1 P2। यहाँ पर जो कण है वो क्या हो गया? P4। यहाँ पर जो कण है वो क्या हो गया? P3। तो आप देखें, यदि हम इनके गति को दिखाएं तो ये गतियां इस प्रकार से दिखेंगी। और अब जरा देखें आप, जो इसके संगत कण हैं उन कणों का जो वेग प्रदर्शित हो रहा है, जो गति प्रदर्शित हो रहा है, उसको प्रदर्शित करने वाले तीरों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। ध्यान देना कि ये बेलनाकार पिंड ऊंचे वाले सिरे से निचले पिंड तक जा रहा है, निचले सिरे तक जा रहा है, तो स्थानांतरीय गति तो हो रही है, लेकिन सभी कणों के जो वेग हैं वो एक समान नहीं है।
उनको प्रदर्शित करने वाले तीर एक दिशा में नहीं है। देखिए P4 की कहीं और है, P1 P2 की कहीं और है। कण P3 की बात करें तो या तो हमेशा जो संपर्क बिंदु पर है तल के, वह तो स्थिर माना जाता है, वो तो स्थिर है, क्योंकि यह जो संपर्क तल है, नत तल है, वह तो स्थिर बना हुआ है। तो यदि इन सबके वेग को प्रदर्शित करने वाले तीर एक समान नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ न कुछ और हो रहा है। वो कुछ न कुछ और क्या है, उसको समझने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, स्थानांतरीय गति को निरुद्ध करना। मैं आपको बता दूं कि किसी पिंड के स्थानांतरीय गति को निरुद्ध करने के लिए सर्वसामान्य विधि यह है कि उसको किसी सरल रेखा के अनुदिश स्थिर कर दिया जाए, और इस सरल रेखा को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो पिंड सिर्फ एक और एक ही प्रकार की गति कर सकता है, वह उसकी घूर्णी गति होगा। इतनी प्रस्तावना के बाद आइए मैं परिभाषित करूं कि घूर्णन गति क्या है। मैं आपसे बात कर रहा था कि दृढ़ पिंड की गतियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। पहली गति तो स्थानांतरीय गति आपने पढ़ लिया। अब जो दूसरे प्रकार की गति आप पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है, घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये कहता है कि यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति कर रहा है, यदि कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसका प्रत्येक कण एक वृत्त की परिधि पर गतिमान हो, जिसका तल उस अक्ष के लंबवत तल में हो तथा सभी वृत्तों का केंद्र उस अक्ष पर अवस्थित हो, तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। परिभाषा आप मेरे समझ से लिख लिए होंगे अपनी नोट कॉपी में, जरा सा उसको समझने का प्रयास करें इस चित्र के माध्यम से। हम कर क्या रहे हैं कि सर्वप्रथम मान लिया कि ये कोई दृढ़ पिंड बना दिया इस प्रकार से। जरा सा इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए कार्तीय निर्देशांक अक्षों को भी बना दिया, x, y, और ये देखो ये है z, x y z एक्सिस बना दिया है। अब हमें करना क्या है कि इस पिंड को किसी एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर कर देना है, तो उस सरल रेखा को हम y अक्ष मान करके चल रहे हैं। y अक्ष के स्थिर कर दिया तो अब देखिए इसका घूर्णन गति प्रारंभ हो गया। अब यह पिंड गोल गोल इस y अक्ष के अनुदिश घूमना प्रारंभ कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये आपने y अक्ष मान लिया है, तो ये घूम रहा है इस प्रकार से, ये पिंड इस प्रकार से घूम रहा है। अब इनके कणों पर जरा सा आप नजर डालें तो मान लीजिए कि यहाँ कण P1 है, तो अब ये कण P1 एक वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से घूमे। यहाँ पर कोई कण P2 है मान लीजिए, तो ये कण P2 एक वृत्त की परिधि पर इस प्रकार से घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये P1 कण जिस वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है उसका केंद्र C1 घूर्णन अक्ष पर ही है, घूर्णन अक्ष y अक्ष को हमने मान रखा है। यह P2 कण जिस वृत्त के केंद्र पर गति कर रहा है उसका भी केंद्र इसी घूर्णन अक्ष पर ही है, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, C2। और जो संबंधित दूरियां हैं, जैसे आप C1 यहाँ माने तो ये हो गया R1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, R2। इसी प्रकार से जितने भी कण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी कण किसी न किसी वृत्तीय पथ के परिधि पर गति करेंगे। यदि इस प्रकार से गति होता है तो हम इस गति को घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। एक चीज फोकस करने की बात यहाँ पर यह है कि घूर्णन गति जब भी आ रहा है तो वह किसी स्थिर सरल रेखा के अनुदिश हो रहा है, जिसे हम उसका घूर्णन अक्ष कहते हैं। लेकिन कई स्थितियां ऐसी भी आती हैं जब यह घूर्णन अक्ष स्थिर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी लट्टू को घूमते हुए देखेंगे। लट्टू बच्चे खेल खेल में नचाते हैं, जो उस लट्टू की मैं बात कर रहा हूं। लट्टू जब नचाते हैं तो इस प्रक्रिया में जो लट्टू का घूर्णन अक्ष होता है वह उसके भूमि के संपर्क बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के परितः एक शंकु का निर्माण करता है। देखिए इस फिगर को आप जरा सा देखें ध्यान से।
ये है कोई, माना हमने कि इस प्रकार से ये कोई लट्टू है और ये इसकी घूर्णन अक्ष है, ये इसका घूर्णन अक्ष है। और अगर आप भूमि की बात करें, ये हो गया पृथ्वी तल और यहां इसके संपर्क बिंदु पर ये बना दिया एक अभिलंब। तो ये जो अभिलंब, अब ये लट्टू जब ये घूर्णन गति करेगा तो इसके अनुदिश यह एक शंकु का निर्माण कर लेगा इस प्रकार से और ये गोल गोल घूमेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लट्टू का घूर्णन गति हो रहा है वह एक स्थिर सरल रेखा के अनुदिश न हो करके एक स्थिर बिंदु के परितः हो रहा है। लट्टू की इस प्रकार की गति को पुरस्सरण कहा जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि घूर्णन गति न केवल एक स्थिर सरल रेखा के अनुदिश हो सकता है, अपितु घूर्णन गति एक स्थिर बिंदु के अनुदिश भी हो सकता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं। आपके घर में टेबल फैन लगा होगा, ये देखिए टेबल फैन का ये स्वरूप होता है इस प्रकार से, ये स्टैंड लगा होता है और यहाँ पर इसके ब्लेड्स लगे होते हैं इस प्रकार से। आप अपने सुविधा के अनुसार इसके जो इसका जो फेस है उसको रोटेट कर लेते हैं। तो आप करते क्या है, इसके रोटेशन एक्सिस को चेंज करते हैं, इसके घूर्णन अक्ष को चेंज कर लेते हैं और उस प्रकार से वो पंखा गति करने लगता है। जैसी आपको सुविधाजनक स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है उस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। तो ये कुछ घूर्णन गति का कंसेप्ट था जो हमने आपको बताया। हमारा उद्देश्य क्या था कि दृढ़ पिंड कितने प्रकार की गतियां कर सकता है। तो दृढ़ पिंड स्थानांतरीय गति कर सकता है, दृढ़ पिंड घूर्णन गति कर सकता है। अब एक स्थिति और भी आती है कि यह दृढ़ पिंड स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ भी कर सकता है। कैसे, जरा सा मैं दो चित्रों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से आप देखें जरा सा। ये एक गमन पथ है, बॉटल देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉटल है, ये इस प्रकार से हमने प्रदर्शित कर दिया कि ये कोई बॉटल है। सीधा करते हैं इस बॉटल को, ये कोई बॉटल बना दिया इस तरह से और अगले क्षण इसकी स्थिति ये हो गई और अगले क्षण इसकी स्थिति ये हो गई। दो बिंदुओं को ले लीजिए इसके, तो एक बिंदु यहाँ पर O मान लीजिए और एक बिंदु यहाँ पर P मान लीजिए। यहाँ पर इसको O1 माने और इसको P1 माने, इसको O2 माने, ये हो गया P2 और ये हो गया O3, तो ये हो गया P3। ये तीन प्रकार के इस प्रकार से हो। तो वेग को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो देखो बेटा ध्यान से, ये इस प्रकार से, यहाँ पर वेग इस प्रकार से और यहाँ पर वेग इस प्रकार से। वेग प्रदर्शित करने के लिए पूर्व के चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि जिस बिंदु पर, वक्रीय पथ के जिस बिंदु पर आपको रेखीय वेग ज्ञात करना होता है वहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और वही स्पर्श रेखा उस रेखीय वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं कि ये हो गया। तो सीधी सी बात ये है कि देखें आप जो इसके कण हैं O और P की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। इनमें पूरे पथ में किसी क्षण इन दोनों के वेग को प्रदर्शित करने वाले तीर एक ही दिशा में है, मतलब वेग समान है। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, स्थानांतरीय गति। लेकिन अगर इसी उदाहरण को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए ये वही गमन पथ है और ये इनिशियल पोजीशन हो गई बॉटल की और कुछ समय के बाद इसकी इनिशियल पोजीशन इस तरह से हो गई और कुछ समय बाद इसकी इनिशियल पोजीशन इस तरह से हो गई। अब आप देखें तो अगर आप O की बात करें, O1, O2 और यहाँ पर क्या है O3, O1, O2, O3, तो इस प्रकार से आपने दिखाया, ये इसके गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर P1, P2 की बात करें, P1, P2, P3, तो अब यहाँ पर शुरुआत तो दोनों के वेग की दिशा समान से हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसकी दिशा देखिए बदल गई, यहाँ पर इसकी दिशा थोड़ी और बदल गई। तो आप पा रहे हैं कि हर क्षण इनके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जितनी बातें हमने आपको बताई हैं आज, उसका अगर हम सार निकालें, उसका यदि हम समराइज करें आज के लेक्चर का, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कोई पिंड किसी चूल पर टिका हुआ है, ठीक है, नहीं टिका हुआ है, यदि कोई पिंड किसी चूल पर नहीं टिका हुआ है या वो स्थिर नहीं है,
तो वह दो प्रकार की गतियां कर सकता है, या तो स्थानांतरीय गति करेगा या तो स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति का समायोजन करेगा। लेकिन यदि कोई पिंड किसी चूल पर टिका हुआ है अथवा स्थिर है तो वह घूर्णन गति करेगा, और यह घूर्णन गति किसी स्थिर सरल रेखा के भी अनुदिश हो सकता है, और ये घूर्णन गति किसी स्थिर बिंदु के भी अनुदिश हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि दृढ़ पिंड क्या है और कितनी प्रकार से उसकी गतियाँ हो सकती हैं। अब हमारे विवेचना को आगे बढ़ाते हुए इस गति को विस्तार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस दृढ़ पिंड के द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा को हम समझें। तो अगले लेक्चर में जो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा उसमें हम द्रव्यमान केंद्र के बारे में परिचर्चा करेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी छात्रों को आज मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। और हमारी आपसे एक अपेक्षा भी है कि इस कक्षा के साथ साथ जब आप इसको अटेंड करें ऑनलाइन वीडियो को देखते हुए, तो अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन भी रखें ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते चलें। देखें, परीक्षाओं में नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान कर देता है। तो परीक्षा जब भी आप दें एक योजना के तहत दें। ध्यान दीजिएगा, योजना के तहत योजना बना करके आप कोई कार्य करेंगे तो सदैव आसान हो, और बिना योजना के यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आसान कार्य भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज की बातें आप समझ सके होंगे मेरी। अगली कक्षा में हम द्रव्यमान केंद्र को समझेंगे। धन्यवाद।